हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने यूनिट 1 के पार्ट नंबर 2 के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर की बात करें तो टॉपिक तो इसका सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल में क्वेश्चन बनता है वो हमारा यहाँ पे बनता है डेफिशिएंसी से। मतलब यहाँ पे बेसिकली आप लोग पढ़ोगे क्या, यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और अगर हमारी बॉडी में, ठीक है, हमें ढंग से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो कौन कौन सी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और कैसे उनसे हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं। इन सभी चीजों को आप लोग यहाँ पे आज की वीडियो में पढ़ने वाले हो। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो की बात करें तो एक्चुअल में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के हेल्थ एजुकेशन के पर्पज से। मतलब इसमें आप लोग एक्चुअल में पढ़ने वाले हो कि कैसे हम लोग यहाँ पे अपनी डाइट में ऐसी ऐसी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पे बीमार होने से बच सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने हेल्थ और सोशल एजुकेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, बाकी हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो देखिए, सिंपल सी बात है, हेल्थ एजुकेशन का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स या फिर कम्युनिटीज, मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन को भी और पूरी सोसाइटी को भी हम लोग यहाँ पे जब जो है कह सकते हो ऐसी चीजों की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने से रिलेटेड होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे उनको कह सकते हो ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप लोग को एक अच्छा खाना खाना है। हम लोग ये बताते हैं कि क्यों एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्यों हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, बीमारियों से बचना क्यों जरूरी है, बीमारियों से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी गलत आदतों की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो उन सभी चीजों की जो नॉलेज होती है, जो स्किल होती है, ठीक है, और जो मोटिवेशन बेसिकली यहाँ पे हेल्थ के पर्पज से दी जाती है इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी को, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन। ताकि यहाँ पे क्या हो कि जो उनकी गुड हेल्थ है वो मेंटेन रहे और यहाँ पे इम्प्रूव जो है और अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे अपनी हेल्थ में वो कर सके। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हेल्थ एजुकेशन क्यों दी जाती है? सिंपल सी बात है, ताकि जो है हेल्थ और डिजीज के प्रति अवेयरनेस बढ़े, भाई उनको पता चले कि बीमारियां, कुछ कुछ बीमारियां यहाँ पे, जैसे अब आपको पता है ज्यादातर जो बीमारियां होती है वो लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से होती है। मान लो किसी को डायबिटीज हो गया, ठीक है। अब अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो फिर वो बेचारा जिंदगी भर उसको अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ेगा, और अगर उसने नहीं किया तो फिर उसको और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा कि हम होने ही ना दे, स्टार्टिंग से ही डाइट को मैनेज करके चले। उसके बाद टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या मतलब है कि आप अच्छा खाना खाओ, आप यहाँ पे एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपनी रूटीन का ध्यान रखो, अच्छे से सो, 8 घंटे की नींद लो। उसके बाद टू प्रिवेंट डिजीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वही चीज है कि जब आप लोग यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकोगे, डिजीज से बच सकोगे। उसके बाद पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर, ठीक, यानी कि देखिए, पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर का मतलब है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति जो है पॉजिटिव चीजें करो, है ना, और यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें आप खाओ पियो और एक्सरसाइज करो, हेल्थ के प्रति आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। उसके बाद यहाँ पे टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखिए, ये सारी चीजें आप करोगे तो सिंपल सी बात है, आप लोग की जो लाइफ की क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। देखो, उन लोगों से जाके पूछो जो लोग बीमार है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। तो वही चीज है, जो हेल्दी है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली अच्छी रहती है। अब प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन की बात करें, देखो प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर आप किसी को हेल्थ के रिलेटेड कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो कैसे, मतलब उसकी उसमें क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, फिर उसका प्रिंसिपल क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल है इंटरेस्ट। देखो, हम लोग जब यहाँ पे किसी को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे हमें ऐसे टॉपिक जो है सिलेक्ट करने चाहिए जो कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, या फिर थोड़ा सा उनको जो है ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जिससे वो रिलेट कर पाए, ताकि उनको भी मजा आए, उनको अच्छा भी लगे और उनको पता भी चले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग तभी आज के दिन में कोई चीज आपकी बात सुनते हैं जब उनको खुद को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर पार्टिसिपेशन। अब हमें यहाँ पे लोगों को एनकरेज करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो। कंप्रेहेंशन, देखो कंप्रेहेंशन का मतलब होता है समझ। अब एक बात बताओ, जैसे अब आजकल जैसे आप लोग मान लो किसी रूरल एरिया में जाते हो, ठीक है, किसी गांव इलाके में जाते हो। अब कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है, अब वो सोचे कि अब मुझे इंग्लिश में इन लोगों से बात करनी है। क्या आप अगर इंग्लिश में ऐसे लोगों से बात करोगे तो कुछ भी समझ में आएगा उन्हें? उन बेचारों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप लोग को ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो कि उनको समझ में आए। उसके बाद रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि हमें एक ही बात को बार बार रिपीट करना है। देखो, ये नहीं कि एक ही बार आपने बता दिया कि इससे ये प्रॉब्लम होती है बस लोग समझ जाएंगे। देखो, आपको पता है कि आज के दिन में जब एक ही चीज को बार बार दिखाया जाता है, समझाया जाता है, तब जाके लोगों के भेजे में वो दिमाग घुसती है। जैसे एक ही झूठ को बार बार बोलो तो वो सच हो जाता है, उसी तरीके से एक सच को भी हमें जब बार बार बोलेंगे तब जाके वो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आएगा। उसके बाद मोटिवेशन। तो यहाँ पे वही चीज है कि हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि क्यों उन्हें अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपना जो है
पर्सपेक्टिव हेल्थ के टुवर्ड्स, ठीक है, हेल्थ के प्रति अपना जो भी चीजें हैं वो चेंज करनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंस मतलब कि क्यों जरूरी है, सिंपल सी बात है, अगर लोग हेल्दी रहेंगे, उनको हेल्थ के प्रति नॉलेज होगी तो वहां पे डिजीज से बच सकेंगे। उसके बाद हेल्थ केयर की कॉस्ट कम होगी। भाई अगर कोई बीमार नहीं पड़ेगा तो वो हॉस्पिटल में क्यों जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं जाएगा तो उसकी हेल्थ केयर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ, अब सिंपल सी बात है, हम लोग हेल्थ एजुकेशन किसी एक बंदे को थोड़ी देंगे, हम लोग यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे गाँव-गाँव, घर-घर जाके कैंपेन्स कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे कम्युनिटी की हेल्थ इंप्रूव होगी। उसके बाद हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट कर सकेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब सिंपल सी बात है, लोगों को बीमारियाँ कम होंगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उनकी लाइफ जो है उनकी ज़िंदगी भी ज़्यादा उम्र तक बढ़ जाएगी। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ एजुकेशन के अंदर आ जाती हैं। अब देखो वैसे ये टॉपिक ना जनरली आप लोग को 2 नंबर में ही देखने को मिलता है, ठीक है? तो जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारा कंटेंट मैंने आप लोग को दे ही दिया है। ये टॉपिक एग्ज़ाम में उतना भी नहीं आता है, बाकी अब थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे सोशल एजुकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे सोशल एजुकेशन के बारे में, तो देखो सोशल एजुकेशन का क्या मतलब है, नाम से ही समझे कि सोसाइटी के बारे में एजुकेट करना, यानी लोगों के बारे में समझाना, लोगों के बिहेवियर के बारे में समझाना, ये समझाना कि सोसाइटी में कैसे रहते हैं, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे सबसे मिलजुल कर हमें रहना है, कैसे सबकी रिस्पेक्ट करनी है, कैसे ऐसी चीजों की भी रिस्पेक्ट करनी है जो आपके पर्सपेक्टिव में हो सकता है सही ना हो, लेकिन हो सकता है वो दूसरों के लिए सही हो। जैसे स्पेशली रिलीजन्स में, ठीक है, हमें दूसरे रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने रिलीजन के अलावा। तो ये सारी चीजों की जो एजुकेशन होती है वो होती है सोशल एजुकेशन। सोशल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स अबाउट सोशल वैल्यूज, यानी कि जो समाज के एक वैल्यूज है, ठीक है, जो कि अच्छे लोगों ने मिलकर बनाई है। जैसे अब चलो कुछ गलत वैल्यू है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमारे क्या दायित्व है समाज की तरफ, ठीक है, कि हमें सिर्फ अपना नहीं सोच के चलना चाहिए, हमें दूसरे लोगों के भले के लिए भी सोचना चाहिए। उसके बाद बिहेवियर, कि हमारा बिहेवियर लोगों से कैसा हो, है ना, हमें किसी से गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, भले वो हमसे थोड़े से कम भी हो, ज्यादा भी हो, ठीक है, तो तब भी हमें अपने से छोटों से भी अच्छे बिहेव करना है। हमें अपने से थोड़ा सा, अगर कोई हमारे कह सकते हो कोई फाइनेंशियली बहुत वीक है तो हमें उसके साथ ऐसा गलत तरीके से बिहेव नहीं करना है। कोई हमसे छोटे पोस्ट पे है तो उसके साथ भी हमें अच्छे से ही बात करनी है। तो ताकि यहाँ पे देखिए, सो दैट दे कैन लिव इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली इन सोसाइटी, ताकि वो सबके साथ क्या हो, सबके साथ मिलजुल कर रह सके, है ना। हार्मोनियसली मतलब मिलजुल कर रहना, है ना, सबके साथ समानता भाव से रहना। ऑब्जेक्टिव्स, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे सोशल एजुकेशन क्यों देते हैं, ताकि सोसाइटी के प्रति हमारी अवेयरनेस बढ़े, है ना। हम लोग समझे कि हमारा सिर्फ खुद के प्रति दायित्व नहीं है, बल्कि हम समाज के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है, हम समाज का भी भला करें। उसके बाद यहाँ पे टू प्रमोट गुड सोशल बिहेवियर, ताकि हम समाज में लोगों के साथ अच्छे से रहें, है ना। और यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारे पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो सोसाइटी की तरफ, और यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारे इंप्रूव हो। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, जब लोगों को पता होगा कि यहाँ पे कैसे दूसरों से अच्छे से बात करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है, तो एक दूसरे से यहाँ पे रिलेशनशिप भी जो है अच्छी होगी लोगों की। अब प्रिंसिपल, अब इसके क्या क्या प्रिंसिपल है, तो देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल आ जाता है इक्वलिटी। तो देखिए हमें यहाँ पे सभी को जो है बराबर ट्रीट करना है। ये नहीं कि कोई बहुत अमीर आ गया उसको हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, और कोई बेचारा बहुत गरीब है या फिर आपसे बहुत नीची पोस्ट पे है, ठीक है, कोई आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसके साथ आप लोग बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कॉपरेशन, तो यहाँ पे देखिए कॉपरेशन का मतलब है कि हमें हमेशा मिलजुल कर जो है काम करना चाहिए साथ में, सोसाइटी के भले के लिए। ये नहीं कि हम लोग बस अपना अपना देख रहे हैं। उसके बाद पार्टिसिपेशन, तो अगर यहाँ पे समाज में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, मान लो कोई कोई यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, कोई कैंप लगा हुआ है, तो उसमें हम सभी को मिल के पार्टिसिपेट करना है ना। उसके बाद रिस्पेक्ट, तो हमें यहाँ पे दूसरों के बिलीफ और वैल्यू के प्रति भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो हमें सही लग रहा है वही सही है ना, दूसरों के ओपिनियन की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमें जो है हमारी कुछ जो है हमारे समाज के प्रति भी हमारे कुछ दायित्व हैं। ये नहीं कि हम लोग बस अपना देखते रहें। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एजुकेशन की बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है, जब हम लोग यहाँ पे सोसाइटी के प्रति जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छे से आएगा, तो हम लोग क्या एक पीसफुल और कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। सोशल प्रॉब्लम यहाँ पे कम होंगी। यानी कि देखो सोशल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि लोगों के जो आपसी झगड़े रहते हैं, है ना, बनती नहीं है लोगों की, तो वो सारी चीज़ें कम रहेंगी। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। देखो इंसान क्या है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, तो इंसान एक सामाजिक प्राणी है ना। तो भाई समाज से हमें रह के चलना पड़ेगा। तो जब समाज हमारे पास पास है, समाज अच्छा होता है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। उसके बाद बिल्ड्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो सोशल एजुकेशन है ये स्पेशली यूथ को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूथ ही आगे चल के यहाँ पे देश का भविष्य बनाते हैं। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना हमें बहुत सिटीजन मतलब नागरिक हो गया, कि हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक जो है बिल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी की रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्ट्रेंथन होगी। तो देखिए ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सोशल और हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा बात करके कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बात हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा हो जाता है फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब देखो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी इसका मतलब ये है
कि जो खाना है, ठीक है, जो भी चीज आप लोग खाते हो वो कैसे हमें न्यूट्रिशन देती है और कैसे उस न्यूट्रिशन से हमारी हेल्थ बिल्ड होती है। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन देखते हैं और फिर इन तीनों को रिलेट करके समझेंगे। देखो सबसे पहले समझो फूड क्या होता है। देखो फूड मतलब वो कोई भी चीज जो आप लोग खाते हो, जो आप लोग को एनर्जी, न्यूट्रिएंट और आप लोग को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे आप लोग की क्या होती है, जिससे आप लोग की ग्रोथ होती है और यहाँ पे बॉडी की फंक्शनिंग यहाँ पे मेंटेन रहती है और प्रॉपर जो है चलती रहती है। तो कुछ भी खाना, मतलब कुछ भी आप लोग खा रहे हो, चाहे वो गंदा ही हो चाहे अच्छा हो, ठीक है, अगर उससे आप लोग को एनर्जी मिल रही है या फिर कुछ भी न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो वो हमारा फूड हो जाता है। अब देखो गंदे से गंदे खाने में भी आप लोग को एनर्जी तो मिलती ही है, ठीक है, और बहुत अच्छे से अच्छे खाने में भी आप लोग को जो है बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो मतलब कुछ भी खाओगे तो आप लोग को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। अब उसके बाद देखिए न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब वही जो खाना आप लोग खाते हो तो उस खाने से जो आप लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो उस न्यूट्रिएंट्स मिलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। देखो न्यूट्रिशन आप लोग को कब मिलेगा? जब आप लोग खाना खाओगे। पहले तो खाना खाना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ खाना खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बल्कि जब वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, फिर वो जब वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और फिर वो जब आपकी बॉडी में जाके यूटिलाइज होगा, तब आप लोग को यहाँ पे जो है क्या मिलेंगे? तब आप लोग को यहाँ पे फूड से न्यूट्रिएंट मिलेंगे जो आप लोग की बॉडी की ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ में अपना रोल प्ले करेंगे। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे सिर्फ खाना खा लेने से काम नहीं बनेगा। पता चले आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो लेकिन आप लोग का डाइजेशन ही नहीं अच्छा है, या फिर आप लोग खाना खा रहे हो, डाइजेशन ठीक है, आप लोग के खाना एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है ब्लड में, ठीक है, वो लग ही नहीं रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि खाना खा तो बहुत रहे हैं लेकिन लगता नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं खाना बहुत खाता हूँ पर लगता नहीं है। कुछ लोग होते हैं बहुत कम खाते हैं फिर भी बहुत ज्यादा लगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि खाना आप खाओ तो, पर वो आपकी बॉडी में लगे, तब जाके आप लोग को क्या मिलेगा? तब जाके आप लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और तब जाके आप लोग की बॉडी की ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर और मेंटेनेंस होगी। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। समझ गए? अब हेल्थ क्या है? देखो हेल्थ का मतलब है कि अगर WHO डेफिनेशन से हम लोग देखें तो हेल्थ का मतलब वही है कि हम लोग जब यहाँ पे फिजिकली, मेंटली, सोशली सारे तरीकों से जब हम लोग यहाँ पे फिट होते हैं, ठीक है, और हमें कोई बीमारी नहीं होती है, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे हेल्दी हैं, फिर हम उसी को हम लोग यहाँ पे हेल्थ बोलते हैं। तो देखो ये तो इन तीनों की डेफिनेशन हो गई। अब इन तीनों को अगर हम लोग यहाँ पे आपस में जोड़ के देखें तो बहुत ही सिंपल है भाई। When we consume food, देखो जब हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं तो हमें ये क्या करता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यूज, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। यानी कि देखो बहुत सिंपल सी बात क्या है? बहुत सिंपल सी बात यह है कि जब आप लोग खाना खाते हो तब आप लोग को न्यूट्रिशन मिलता है और जब आप लोग की बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है तब आपकी बॉडी हेल्थी रहती है। यानी ये तीनों आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। तो फूड देखिए, फूड क्या होता है? फूड होता है हमारे यहाँ पे सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इसी में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स। जैसे खाना तो खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन कब बोलेंगे? न्यूट्रिशन तब बोलेंगे जब वो बॉडी में आपके जाके लगे, आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो, है ना। सिर्फ खाना खा लेने से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और उसके बाद हेल्थ मतलब क्या है? जब आप लोग की बॉडी को यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो उसका जो आउटकम होता है, यानी उसकी वजह से जो है आप लोग की बॉडी क्या होती है? हेल्दी रहती है। Thus good food lead to good nutrition which result in a good health, ठीक है। तो ये तीनों आपस में बहुत ही अच्छे से रिलेटेड है, आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फूड में न्यूट्रिएंट्स के बारे में, देखो दो वर्ड है, एक है न्यूट्रिएंट्स, एक है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दोनों को समझना। न्यूट्रिएंट्स का मतलब वो चीजें, है ना, वो कंपोनेंट जो कि खाने से हमें मिलते हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, और न्यूट्रिशन हमारी प्रोसेस है मिलने की और ग्रोथ होने की। समझ गए? बहुत सिंपल है। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और प्रॉपर फंक्शनिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं, बहुत सिंपल है। पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब नाम से ही समझो, मैक्रो मतलब जो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रो मतलब जो बहुत ही कम अमाउंट में भी काम चल जाता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में बॉडी को चाहिए होते हैं। लेकिन मैक्रो मतलब जो थोड़ा बॉडी को ज्यादा चाहिए। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाते हैं? बहुत सिंपल, हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, वाटर। देखो वैसे तो सिर्फ यही तीनों बोल सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे इन पांचों को मिला के बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी, सपोर्ट और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे 5 मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इन पांचों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट आप सभी को पता है क्या होता है? हमारी शुगर होती है, ठीक है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। देखो 3 चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट।
देखो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन क्या करता है, मसल बिल्ड करता है, और फैट क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट से ही आप लोग को इंस्टेंट एनर्जी आप लोग को हमेशा कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। जैसे ग्लूकॉन डी वगैरह होता है, ग्लूकॉन डी का जो है ऐड कैसे किया जाता है कि ग्लूकॉन डी प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। तो इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकॉन डी क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्लूकॉन डी के अंदर भर भर के क्या मिली होती है, चीनी, ठीक है। ग्लूकॉन डी के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, चीनी होती है। तो वो चीनी क्या है, वो चीनी सबसे सिंपल कार्ब है। सिंपल कार्ब का मतलब देखो ऐसी चीज जो कि आपने खाई और तुरंत आप लोग की ब्लड में चली गई, तुरंत मतलब इंस्टेंटली वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और इंस्टेंटली हमें एनर्जी मिल जाती है। अब हालांकि देखो कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन इनका एक्सेस इंटेक हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तभी हमारी बॉडी में क्या होता है, तभी हमारी बॉडी में जो है डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे उतना ज्यादा आप लोग का ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा और उतना ज्यादा चांसेस होंगे आप लोग को डायबिटीज होने के। तो हमें कार्बोहाइड्रेट जरूरी है खाना। देखो बिना कार्बोहाइड्रेट के काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि आप लोग को चलने उठने बैठने काम करने की एनर्जी यही प्रोवाइड करता है। तो ये हमारी खाने में होना चाहिए, ठीक है। और आप कितना भी अवॉइड कर लो, कितना भी भाई, हर एक खाने में, ठीक है, आप लोगों को कहीं ना कहीं से कार्बोहाइड्रेट तो मिल ही जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है रखना है, लेकिन एक मिनिमल अमाउंट में, ठीक है। ज्यादा अभी बहुत ज्यादा कार्ब रिच फूड ना खाएं हम लोग। तो इसके सोर्सेज क्या होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, चावल सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेजर रिच सोर्स होता है। चावल, गेहूं, ब्रेड, शुगर, पोटैटो, ठीक है, इन सब में आप लोग को भर भर के कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो देखिए टाइप्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल कार्ब जो कि तुरंत बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स मतलब जिनको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी अगर हम लोग सिंपल कार्ब की बात करें तो शुगर, ग्लूकोज हमारे सिंपल कार्ब हो गए। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्टार्च हो गया, फाइबर हो गए। देखो फाइबर जैसे फाइबर को हम लोग पढ़ेंगे तो अलग से, लेकिन फाइबर होता क्या है, होता एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है, इतना समझना, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे ब्रेन और मसल्स के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोटीन ब्रेक डाउन होने से रोकता है। अच्छा देखो सिंपल सी बात है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हुआ तो बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही, तो वो बॉडी क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे एनर्जी को कंज्यूम करती है, ठीक है। तो वही चीज है कि जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट होता है तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन भी यहाँ पे प्रिवेंट होता है। और बाकी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी एनर्जी वैल्यू क्या होती है। जैसे आपने सुना होगा थोड़ा बहुत कैलोरी, कि मैं कितनी कैलोरी ले रहा हूँ, स्पेशली जिम वालों के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाता है कि आपको इतनी कैलोरी खानी है ना। तो वो कैलोरी कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है। जैसे मान लो आपने 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया किसी भी अमाउंट, किसी भी फॉर्म में, तो आप लोग को 40 किलो कैलोरी जो है देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी वैल्यू। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटीन्स की बात करें तो देखिए प्रोटीन्स हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में और रिपेयर करने में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब इसका फंक्शन क्या होता है, यही हमारी बॉडी में मसल्स को बिल्ड करता है। आप इतना सिंपली समझो, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं रहा तो हमारी बॉडी में मसल्स बहुत कम होंगी, फैट बहुत ज्यादा रहेगा, जो कि आजकल 90% इंडियंस का हाल हो रखा है ना। हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन का नामो निशान ही नहीं देखने को मिलता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो देखेंगे जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसके एनर्जी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे इसकी एनर्जी वैल्यू देखो, एनर्जी वैल्यू दोनों की सेम होती है, मतलब दोनों में ही आप लोग को 4 किलो कैलोरी जो है पर ग्राम देखने को मिलती है। मतलब अगर 10 ग्राम प्रोटीन आपने खाया तो भी आप लोग को 40 कैलोरी मिलेगी, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपने खाया तब भी आप लोग को 40 किलो कैलोरी ही देखने को मिलेगी। तो ये एनर्जी वैल्यू दोनों में ही सेम होती है। बाकी इसके सोर्सेज की बात करें तो हमारा यहाँ पे पल्स, मिल्क, एग्स, व्हीट और सोयाबीन्स। अब देखो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया में 2 तरह के लोग हैं, एक है वेजिटेरियन, एक है नॉन वेजिटेरियन। अब देखो जो वेजिटेरियन है, ठीक है, उनके वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन थोड़ा सा जो है रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे दूध ले लो, ठीक है, तो दूध में प्रोटीन मिल जाता है। अब हालांकि उतना भी नहीं मिलता, लेकिन अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाता है। अब अगर मान लो कोई जो है दिन का आधा लीटर दूध पिए तो उसको ठीक ठाक प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन आधा लीटर दूध कौन ही पीता है। तो अब जैसे मिल्क हो गया, उसके बाद आप जो है पनीर ले लो, ठीक है, दही ले लो, तो इन सब में प्रोटीन, पनीर में स्पेशली जो वेज सोर्सेज में बात करें तो पनीर में आप लोग को बहुत अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। और सबसे चीपेस्ट वेज सोर्स है जो प्रोटीन का, वो है सोयाबीन। अब कुछ लोगों को लगता है कि सोयाबीन खाने से यहाँ पे उनको जो है मतलब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएंगे उनकी बॉडी में, है ना। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेल चेस्ट में थोड़ा सा इनलार्जमेंट हो जाता है। तो देखो
ये यहाँ पे ये सारी चीजें देखो मिथ भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये समझो कि कितनी सोयाबीन आप लोग को खानी पड़ेगी। जब आप लोग यहाँ पे 200 ग्राम रॉ सोयाबीन आप लोग जब खाओ एटलीस्ट, तब जाके आप लोग को ये सारी चीजें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। वो भी चांसेज हैं, ठीक है, 1%। बाकी अगर आप यहाँ पे डेली का मान लो 50 ग्राम सोयाबीन खाते हो, तो आप लोग को 50 ग्राम सोयाबीन में, ठीक है, आप लोग को लगभग यहाँ पे 30 से 35 ग्राम प्रोटीन जो है देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा, बहुत ही रिच, सबसे चीपेस्ट सोर्स हो जाता है प्रोटीन का। क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 ग्राम सोयाबीन आप लोग को 10 रुपए के पैकेट में देखने को मिल जाती है। तो देखिए वही बात है कि वेजिटेरियन भी अगर आप लोग हो, तो आप लोग को यहाँ पे अपनी डाइट में एटलीस्ट सोयाबीन, एटलीस्ट पनीर और एटलीस्ट दूध, दही, ये सारी चीजें जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। और उसके बाद पल्सेस, तो दालों में भी प्रोटीन होता है, लेकिन दालों में प्रोटीन होता है, लेकिन फिर आप लोग को बहुत ज्यादा दाल खानी पड़ेगी। तो आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग दिन में 1 कटोरी दाल खा ले रहे हो, उससे आप लोग को प्रोटीन मिल जा रहा है। नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और प्रोटीन ना मिलना शॉर्ट टर्म में नहीं हार्म करता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में बहुत हार्म करता है। और बाकी अगर आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये समझो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, प्रोटीन आप लोग की बॉडी में एटलीस्ट यहाँ पे 1 ग्राम पर वेट का आप लोग को जो है 1 ग्राम पर किलो वेट का प्रोटीन तो आप लोग को खाना ही चाहिए। जैसे मान लो आप लोग 60 किलो के हो, तो 60 ग्राम प्रोटीन तो एटलीस्ट अपनी डाइट में लो, ठीक है। नहीं 60 ग्राम तो चलो एटलीस्ट यहाँ पे 0.75 पर ग्राम पर किलो केजी ले लो। तो यहाँ पे चलो 60 के हो तो 50 ग्राम तो खा लो एटलीस्ट। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग वे प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है वेजिटेरियंस के लिए। लेकिन चलो जो लोग नॉन वेजिटेरियन भी है, ठीक है, तो अब चलो नॉन वेजिटेरियन लोग भी हैं जो, तो क्या डेली वो लोग यहाँ पे नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं जो उनको प्रोटीन मिल जाएगा? एटलीस्ट नॉन वेजिटेरियन लोगों को एग तो जरूर खा लेना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ें, अब हालांकि ठीक है, वो अपनी अपनी चॉइसेज है। बाकी मैं भी एक वेजिटेरियन ही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा वेज को प्रमोट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग समझो, चाहे आप नॉन वेज हो चाहे वेजिटेरियन हो, आप लोग को जो है एटलीस्ट प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ाना चाहिए, ताकि आप लोग की बॉडी लॉन्ग टर्म में हेल्दी रह सके। तो ये बहुत जरूरी है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे देखिए टिश्यूज की ग्रोथ में, देखो टिश्यू मतलब क्या हो गया, मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू की ग्रोथ में हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारी सेल्स डैमेज होती हैं, अब जैसे मान लो कोई बंदा जिम जाता है, तो जिम जाके क्या होता है, उसकी बॉडी का ब्रेकडाउन होता है, उसकी बॉडी की सेल्स ब्रेकडाउन होता है उनका, ठीक है। तो फिर उनको जब वो रिपेयर होती है तब उनकी बॉडी ग्रो होती है। तो वो कैसे रिपेयर होंगी? जब आप लोग की बॉडी में प्रोटीन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितने भी एंजाइम है, हार्मोन है, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोगों में, पूरे इंडिया में 90% लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी आज के दिन में है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वही तो बात है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से आप लोगों को ये नहीं दिखेगा कि आप लोग को चलने में तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आप लोग की हेल्थ बहुत डैमेज होती चली जाएगी। तो प्रोटीन किसी भी तरह आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, चाहे वो एग्स के फॉर्म में कर लो, चाहे सोयाबीन के फॉर्म में कर लो, थोड़ा बहुत दाल दूध ऐड कर लो। ये बहुत जरूरी है एटलीस्ट आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे अभी अपनी युवा अवस्था में हो। तो अभी बॉडी को न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग मेरी बात मान के थोड़ा सा अपनी डाइट में प्रोटीन को, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक सही करो, ठीक है। सबसे बेस्ट आप लोग सोयाबीन ऐड कर लो, बहुत मतलब चीपेस्ट सोर्स है और इतना कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा सोर्स है। हालांकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, बट फिर भी 70% तो बायो अवेलेबिलिटी होती ही है। यानी अगर आप लोग यहाँ पे मान लो 50 ग्राम भी खा लोगे, तो आप लोग की बॉडी को 15 से 20 ग्राम प्रोटीन तो मिल ही जाएगा, जो कि बहुत है एटलीस्ट किसी एक सोर्स से। और तीसरा हम लोग यहाँ पे बात करें फैट्स के बारे में, तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। अब देखो, इसकी एनर्जी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। यानी अगर फैट आप लोग यहाँ पे 10 ग्राम भी खाओगे, तो आप लोग को 90 कैलोरी मिल जाएगी। समझ रहे हो? इसीलिए फैट का इंटेक हमें सबसे ज्यादा कम रखने की जरूरत होती है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? इसके सोर्सेज, सबसे ज्यादा सोर्स होते हैं इसके ऑयल, बटर, घी, नट्स, ठीक है। अब देखो, हालांकि हमारी बॉडी में अब फैट भी देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो अब ये समझो कि हमारी बॉडी में हेल्दी फैट का होना भी जरूरी है। अब एक बात बताओ कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हेल्दी फैट कौन से होते हैं? तो यहाँ पे देखो, एक्चुअल में जो हेल्दी फैट होता है वो होता है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो अब हालांकि ये नहीं है कि सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में पूरा अनहेल्दी होता है, थोड़ा बहुत सैचुरेटेड फैट भी हमारी बॉडी में ठीक है, थोड़ा बहुत हमारी बॉडी में चलता है। जैसे बटर हो गया, घी हो गया, ठीक है। जैसे घी बहुत हेल्दी नहीं है, पहले ये समझो। घी अच्छा है, लेकिन घी के लिए एक शब्द है कि थोड़े में वो अमृत का काम करता है और ज्यादा में वो जहर का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझो कि घी कितना खाना है? 1 चम्मच घी बहुत है, 2 चम्मच मैक्स ले लो, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा घी आप लोग की बॉडी में जो है LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का
जो है अमाउंट बढ़ाएगा, जो जिसकी वजह से आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो घी थोड़े अमाउंट में हमारी बॉडी में अच्छा रहता है। बाकी आप लोग को क्या खाना चाहिए, आप लोग को नट्स, सीड्स है ना, जैसे कि नट्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पे जैसे मान लो काजू बादाम हो गए, और सीड्स की बात करें तो मान लो जैसे हमारा यहाँ पे आपने सुना होगा थोड़ा सा पंपकिन सीड्स हो गए, हमारा सोयाबीन सीड, सॉरी सनफ्लावर सीड्स हो गए। तो इस तरीके से सीड्स वगैरह भी आप लोग अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जो कि आप लोग की बॉडी को हेल्थी फैट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो ये सारे हमारे जो है सोर्सेज ऑफ जो है फैट्स हो जाते हैं। बाकी देखो हमें फैट्स का इंटेक बहुत ही कम रखना है हमारी बॉडी में, क्योंकि जितना ज़्यादा फैट इंटेक होगा उतना हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होगी और उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में फैट दिखेगा, हम लोग मोटे होंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी को रिजर्व करता है, ठीक है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, इंसुलेट करता है। देखो थोड़ा सा ये ऑर्गन्स के ऊपर क्या करता है, एक लेयरिंग का काम करता है, उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो अब हमें फैट का इंटेक जीरो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेशली जो विटामिन्स होते हैं ADEK, एडेक के नाम से आप लोग याद कर सकते हो। इन विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ फैट की प्रेजेंस में होता है। मतलब ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो जब आपकी बॉडी में फैट होगा तभी ये बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, और इनका एब्जॉर्ब होना बॉडी में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है फाइबर। अब देखो कहने को तो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहाँ पे इसकी सबसे खासियत क्या होती है कि सबसे पहली बात इसकी एनर्जी वैल्यू क्या होती है, 0 किलो कैलोरी पर ग्राम। यानी आप लोग फाइबर अपनी बॉडी में जितना भी ले लो, आप लोग को कोई जो है कैलोरी इंटेक नहीं देखने को मिलेगा। जैसे जो लोग फैट लॉस में होते हैं स्पेशली, ठीक है, तो फैट लॉस में फाइबर यहाँ पे इतना अच्छा काम करता है, क्योंकि आप फाइबर से क्या होगा, आप लोग का पेट फुल रहेगा, लेकिन वहीं पे आप लोग की जो है बॉडी में कह सकते हो एनर्जी जीरो हो जाएगी। एनर्जी देखो यहाँ पे एनर्जी से एनर्जी को डायरेक्टली मत रिलेट करो, यहाँ पे एनर्जी का मतलब है कैलोरी से, और कैलोरी आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत आपने जरूर सुन रखा होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये हमारा बेसिकली फाइबर क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और बॉवेल हेल्थ को मेंटेन करता है। अब देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम होता है फाइबर का, वो क्या होता है, हमारी बॉडी के डाइजेशन को इंप्रूव करना, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि देखो ये करता क्या है, देखो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, समझ लो। मतलब बॉडी में आपने फाइबर खाया तो फाइबर जो है जैसा रहेगा वो बॉडी में वैसा ही रहेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन तो एब्जॉर्ब ना होने से फायदा क्या है, देखो फायदा ये है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो जो एब्जॉर्ब नहीं होता है तो क्या करता है, हमारे स्टूल के बल्क को बढ़ा देता है, ठीक है। इसकी वजह से स्टूल का बल्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टूल पास करने में और यहाँ पे कह सकते हो बॉवेल हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, ठीक है। मतलब इसकी वजह से बाकी चीजों का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, समझो बात, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो देखिए वैसे अब फाइबर के नाम पे हम लोग क्या खाते हैं, फाइबर के नाम पे हम लोग यहाँ पे अपनी प्लेट में पहली बात तो वो भी कोई नहीं ऐड करता है, और अगर करता भी है तो क्या करता है, टमाटर काट लेंगे, खीरा काट लेंगे। बताओ अब टमाटर और खीरे में फाइबर होता है लेकिन बहुत कम होता है, उतने फाइबर से कुछ काम ही नहीं होने वाला है। सबसे अच्छा फाइबर का सोर्स क्या है, सबसे अच्छा फाइबर के सोर्स जो होते हैं वो होता है चिया सीड्स। ले लो आप, चिया सीड्स एक बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स है। आप लोग रात में भिगो कर रख दो, ठीक है, और सुबह यहाँ पे उसको नींबू पानी के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स है, ठीक है। चिया सीड्स हो गया। ओट्स में आपको काफी अच्छा फाइबर देखने को मिल जाता है। बहुत सारे हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, तो देखो अब जैसे टमाटर, खीरा हो गया, ठीक है, और कैरेट में आप लोग को काफी अच्छा फाइबर देखने को मिल जाता है। गाजर आप लोग ऐड कर सकते हो। गाजर हमारा जो है विटामिन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, विटामिन ए का, ठीक है, जो कि स्किन हेल्थ को इंप्रूव करने में, अगर आप गाजर वगैरह अपनी डाइट में ऐड करोगे तो आप लोग की चेहरा चमक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में भी बात करें तो जैसे हमारा यहाँ पे एप्पल हो गया, केला हो गया, बनाना हो गया, तो इन सब में हमारा फाइबर जो है अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। होल ग्रेन्स हो गए, ठीक है, ओट्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, ये सारे हमारे फाइबर्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो एटलीस्ट इनमें से 2-4 चीजें आप ऐड कर लो। जैसे आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग को एटलीस्ट चिया सीड ऐड कर लो, सबसे चीपेस्ट सोर्स है, मतलब इतना भी सस्ता नहीं है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितना फाइबर ये प्रोवाइड कर देता है उस हिसाब से सस्ता ही रहता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे गाजर अपनी डाइट में ऐड कर लो, ठीक है। केले वगैरह अगर खाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, ये भी बहुत जरूरी है फाइबर का बॉडी में हमारी डाइट में होना। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे देखो ये 2 टाइप के हो, एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। अब देखो सॉल्युबल मतलब क्या होता है, जो वाटर में डिजॉल्व होके अमाउंट में और बढ़ जाते हैं। जैसे आपने इसबगोल का नाम सुना होगा, तो इसबगोल क्या होता है, इसबगोल को अगर आप लोग पानी में डालो तो वो फूल जाती है। जैसे चिया सीड्स को अगर आप पानी में डालो तो फूल जाता है। तो ये सारे होते हैं सॉल्युबल फाइबर। और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर, तो ये पानी में जो है डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, मतलब पानी में डालने के बाद इनका अमाउंट कोई बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा वेजिटेबल्स, वीट ग्रेन हो गए, ठीक है, और सॉल्युबल के हमारे एग्जाम्पल हो गया ओट्स, फ्रूट्स, चिया सीड्स।
तो अब देखो बॉडी को दोनों ही चीजें चाहिए, ठीक है। बॉडी को ये नहीं कि आप लोग सिर्फ सॉल्युबल या इनसॉल्युबल दे दो, दोनों का एक बैलेंस अमाउंट हमारी बॉडी में हो तो हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिपेशन होने से रोकता है। देखो कॉन्स्टिपेशन कब होता है, जब यहाँ पे स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है। तो स्टूल अच्छे से पास ना होने का रीजन क्या होता है कि स्टूल में बल्क नहीं होता है। तो उन सभी को इंप्रूव करने में हमारा फाइबर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। भाई देखो फाइबर जब आप अपनी बॉडी में डालोगे तो आप लोग का पेट फुल रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक थोड़ा कम रखोगे, ठीक है। तो आप लोग को भूख कम लगेगी, तो वहां पे ब्लड शुगर लेवल भी यहाँ पे इंप्रूव होगा। कोलेस्ट्रॉल को भी यहाँ पे थोड़ा सा लो करता है, क्योंकि वही चीज है कि फाइबर जब आप अपनी बॉडी में डालते हो, ठीक है, तो वो बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। दूसरी बात कि आप यहाँ पे उतना ज्यादा फैट का इंटेक नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग की बॉडी में फुलनेस लगेगी। और यहाँ पे गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जो कि इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। एंड फाइनली बात करें अपने फिफ्थ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो ये हमारा आता है वाटर। तो वाटर, अब पानी के बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे एसेंशियल होता है हमारी लाइफ के लिए। इसका सोर्स क्या होता है, हमारा ड्रिंकिंग वाटर, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गए, ठीक है। अब देखो पानी का मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ पानी पी रहे हो उसमें पानी मिल रहा है। जैसे मान लो कोई ऐसा फ्रूट खा रहे हो, जैसे मान लो वाटरमेलन, तो वाटरमेलन के नाम में ही वाटर आ रहा है, तो आप लोगों को पता है तरबूज में कितना पानी होता है। और उसके बाद कुछ हमारी ऐसी वेजिटेबल्स भी होती हैं जो कि इसमें, जैसे मान लो थोड़ा बहुत रसेदार टोमेटो है, ठीक है, तो वहां पे भी आप लोग को थोड़ा बहुत वाटर मिल जाता है। तो हालांकि हमें तो ड्रिंकिंग वाटर से ही जो है अपना वाटर इनटेक, अब वाटर कितना, अब वाटर इनटेक हमारा कितना होना चाहिए, तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में फीमेल्स के लिए 2 से 3 लीटर और मेल्स के लिए एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस की बात करो तो यहाँ पे देखिए क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, डाइजेशन सर्कुलेशन में हेल्प करता है, और यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट को, अब देखो जब आप लोग पानी ज्यादा पीते हो, ठीक है, तो यूरिनेशन भी ज्यादा होती है, यानी यूरिन आप लोग ज्यादा पास करते हो। अब देखो बॉडी में यूरिन जितना ज्यादा पास होगी, तो यूरिन में क्या होता है, जितनी भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पे वाटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखो, अब अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो एक हेल्दी डाइट में क्या क्या होना चाहिए। एक हेल्दी डाइट में हमारा प्रोटीन होना चाहिए, कितना, एटलीस्ट देखो अगर बहुत बहुत मतलब कह सकते हो ठीक ठाक करना चाहते हो तो 1 ग्राम पर बॉडी वेट कर लो, 1 ग्राम पर बॉडी वेट, ठीक है। या फिर अगर नहीं तो एटलीस्ट 0.75 ग्राम पर बॉडी वेट कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे फाइबर्स ऐड करो, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या, अब वाटर कम से कम यहाँ पे कितना, कम से कम यहाँ पे 3 से 4 लीटर ऐड करो। और प्रोटीन, फाइबर्स, इन सभी के सोर्सेज मैंने आप लोगों को बता दिए। अब अपने अकॉर्डिंग जो आप लोग ऐड कर सकते हो वो करो। और कार्बोहाइड्रेट में आप लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो भी खाओगे कार्बोहाइड्रेट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में दिमाग लगाओ ही मत, प्रोटीन पे फोकस करो, फाइबर पे फोकस करो, और थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्दी फैट्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे अगर अफोर्डेबल है तो आप लोग यहाँ पे नट्स ले सकते हो, ठीक है। अब नट्स में देखो, नट्स में कोई जरूरत नहीं कि हमें काजू बादाम ही लेना है, आप लोग यहाँ पे मूंगफली ले सकते हो, ठीक है। मूंगफली में आप लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्दी फैट भी मिलेगा और थोड़ा बहुत आप लोग को प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है सीड्स ऐड कर सकते हो। तो सीड्स में आप लोग यहाँ पे सनफ्लावर सीड ऐड कर सकते हो, जो कि थोड़ा सस्ता मिलता है, ठीक है। पंपकिन सीड ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में ऐड करो ताकि आप लोग की हेल्थ अच्छी रहे, है ना, बीमारियां कम से कम हो। क्योंकि रूटीन तो हमारा ऐसा है कि अब रूटीन के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे डाइट से भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर हमारी क्या ही हालत होगी। तो देखिए अभी हमने बात करी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि हमारी बॉडी को डायरेक्टली बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिन पे ज्यादा लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन ये भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अब हालांकि ये हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए, और अगर हम अपनी डाइट अच्छी रखें तो हमें डाइट से मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग की डाइट उतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो हमें इनका सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं तो इनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी आप ये समझो कि जो दो मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। विटामिन्स जैसे आपने सुना होगा विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ठीक है, विटामिन ई, ये सारे हो गए विटामिन्स। और मिनरल्स की बात करें तो आपने सुना होगा जैसे आयरन, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, तो ये सारे हमारे मिनरल हो जाते हैं। तो इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने विटामिन्स के बारे में। तो देखिए विटामिन्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जो कि हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो ये हमें कम ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा चाहिए। अगर बहुत ज्यादा होगा तो इनकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है बॉडी में, इसलिए हमें इनको लिमिट पे चाहिए होता है। लेकिन वो लिमिट बहुत कम ही होती है और वो बहुत कम अमाउंट में मिलते भी हैं। मतलब बहुत, आप लोग कितना भी कुछ खा लो ये बहुत कम अमाउंट में ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब इनके जितने ज्यादा सोर्सेज आप अपने फूड में ऐड कर लो उतना बेटर रहता है। तो क्या क्या इनके सोर्सेज होते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं। अभी आप लोग ये समझो कि विटामिन होते क्या है, इनके फंक्शन क्या होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी क्या होती है।
तो जैसे विटामिन ए की बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है विजन और इम्यूनिटी में। अब देखो, अब इसका मेन फंक्शन है विजन, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो आप लोग क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में बिल्कुल भी आप लोग को दिखना ही बंद हो जाएगा। डी, तो विटामिन डी का क्या फंक्शन है, बोन हेल्थ, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो आप लोगों को क्या होगा, रिकेट्स। रिकेट्स में मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जब आप लोग की बोन बहुत ही कमजोर हो जाती है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, हाँ, जो है हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई, तो विटामिन ई क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई बॉडी में तो ये वीक मसल्स, मतलब कि हमारी मसल्स बहुत ही वीक हो जाती हैं, मसल्स में डैमेज बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन के, तो विटामिन के किस में रोल प्ले करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, और अगर ये नहीं हुआ बॉडी में तो हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे। यानी देखो, सबसे पहली बात, मान लो अगर आप लोगों को चोट वोट लगी तो जल्दी आप लोगों का खून बहना बंद नहीं होगा, और नॉर्मली भी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग के अचानक से नाक से खून बहने लगता है, तो वो सारी चीजों को हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि विटामिन के की कमी से हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे हमने बात करी अपने फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में, मतलब ये चारों ऐसे विटामिन हैं जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। मतलब इनको अगर आप लोग की बॉडी में चले भी गए, लेकिन अगर आप लोग की बॉडी में फैट नहीं है तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर ये सारे विटामिन ले रहे हो तो फैट का सोर्स भी साथ में लो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल हमारे दो ही विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं, जैसे B6, B12, अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन बी होते हैं, उन सभी का जो मेजर काम होता है वो होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म का, और इनकी डेफिशिएंसी से मेनली हम लोग यहाँ पे बेरी डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। अब बेरी एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा हार्ट और नर्व, ठीक है, मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हार्ट है, ठीक है, वो थोड़ा सही से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में भी डिस्कस करना है, देखो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है विटामिन डेफिशिएंसी, तो इन सभी को अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो बस नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं। और विटामिन सी है, विटामिन सी क्या करता है, इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग में हमें सपोर्ट करता है, और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी मतलब आप लोग के मसूड़ों में खून आने लगता है ना, गम ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं। अब देखो, विटामिन्स को हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स मतलब यहाँ पे देखो, ये भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमें बहुत कम मोड में चाहिए। लेकिन अब ये समझो, इस मिनरल्स में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है मेजर मिनरल, एक होता है ट्रेस मिनरल। देखो मेजर, देखो पहली बात समझो, चाहे मेजर और चाहे ट्रेस हो, दोनों ही बहुत कम अमाउंट में चाहिए। लेकिन इस बहुत कम में भी, समझ लो, इस बहुत कम में भी कौन सा थोड़ा ज्यादा चाहिए, कौन सा थोड़ा कम चाहिए, है ना। तो इस बहुत कम में भी जो हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए वो होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और जो इनमें भी बहुत कम चाहिए, मतलब ये बहुत ही कम चाहिए बॉडी को, इसमें होता है आयरन, आयोडीन, जिंक, फ्लोराइड, ठीक है। तो अब ये समझो, जैसे मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में हमारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, देखो मिनरल्स हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं और विटामिन्स हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है मेजर में हमारा होता है कैल्शियम, जो कि हमारा बोन और टीथ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। फॉस्फोरस, तो ये हमारी बोन्स को, एनर्जी को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है। और उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, तो ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं। भाई आप लोग को पता है नमक में क्या होता है, सोडियम। अगर नमक हम लोग ज्यादा खा लें तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देखो ब्लड में कह सकते हो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लड का कोई प्रॉपर आरबीसी का अमाउंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जिसको भी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जिसका भी बीपी बढ़ा रहता है उसको क्या सलाह दी जाती है, नमक कम खाओ। और जिसका बीपी लो रहता है उसको क्या बोला जाता है, नमक ज्यादा खाओ। क्यों? क्योंकि नमक में मिलता है सोडियम, जो कि हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ाता है। और पोटेशियम की बात करें तो ये हमारी बॉडी में नर्व फंक्शन में अपना रोल प्ले करता है। पोटेशियम अगर आप लोग को याद हो तो K+ क्या होता है, हमारे सेल में जब भी हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो K+ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप लोग को याद है, ठीक है। तो ये हमारा जो है फ्लूइड बैलेंस और नर्व फंक्शन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये हमारी बॉडी में मसल और एंजाइम फंक्शन में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अभी इन सभी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग ये समझो कि सारे इसके काम होते हैं। अब ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो ट्रेस मिनरल्स मतलब कि मतलब देखो, ट्रेस मिनरल्स मतलब ये बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं। अब इनकी भी हमारी बॉडी में कमी हो ही जाती है। जैसे आयरन, तो आयरन हमें हीमोग्लोबिन, आयरन क्या होता है भाई, आयरन अगर आप लोग को पता हो तो आरबीसी किससे मिलकर बनी होती है, आरबीसी में क्या होते हैं, आरबीसी में होते हैं बहुत सारे हीमोग्लोबिन, मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन में चार आयरन
हमें जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यही आयरन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, ठीक है। बेसिकली आरबीसी हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन आरबीसी के अंदर भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर भी कौन करता है, आयरन, ठीक है। तो आयरन हमारा कह सकते हो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है, और इसीलिए ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब आयोडीन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में थायराइड फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। जैसे पहले ये बीमारी बहुत ज़्यादा चल गई थी, गले में, लोगों के गले में क्या होता था, गले फूल जाते थे, जिसको मतलब ऐसे हिंदी में ऐसे बोला जाता था, घेंघा हो जाना, ठीक है। जो कि अब तो बहुत कम हो गई है, लेकिन अगर आप लोग कभी बहुत रेयरली दिख जाए, बहुत ही पुराने लोग, ओल्ड एज के पर्सन दिख जाए, तो उनमें कभी कहीं 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 कुछ लोगों को देखने को मिल जाता है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी एक टाइम पे इंडिया में बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गई थी, इसीलिए आज के दिन में देखिए आयोडीन आप लोग को नमक में मिला के देखने को मिल जाता है। अब देखो एक बहुत बड़ी गलतियां लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हेल्दी नमक के नाम पे क्या कर रहे हैं, पिंक सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं। अब पिंक सॉल्ट ठीक है, लेकिन पिंक सॉल्ट भी आप लोग को आयोडाइज्ड कंज्यूम करनी चाहिए। पता चले जिस आयोडीन को हमारी भारत सरकार ने, ठीक है, नमक में डाल के आयोडीन की डेफिशिएंसी कम करने के लिए जो है नमक में मिलाया था, अब उसी नमक को यहाँ पे लोग खाना बंद करके जो है पिंक सॉल्ट खा रहे हैं, जिसमें आयोडीन होता ही नहीं है। तो देखो पिंक सॉल्ट भी जो है आयोडाइज्ड भी मिलता है, ठीक है, आप लोग देखोगे। तो अगर पिंक सॉल्ट आप लोग के घर में कोई यूज कर रहा है तो एटलीस्ट उससे आयोडाइज्ड यूज करने को बोलिए, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे जिंक की बात करें तो जिंक हमारा इम्यूनिटी और हीलिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और फ्लोराइड, अब देखो फ्लोराइड ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है तीत का। अब तीत का मतलब क्या है, फ्लोराइड मतलब बेसिकली हमारे दांतों को थोड़ा सा डिके से बचाता है। अगर आप लोग को एक टॉपिक याद हो, फर्स्ट टाइम में हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। आप लोग को याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि डेंटल कैरीज मतलब दांतों को सड़ने से रोकने के लिए, दांतों को खराब होने से बचाने के लिए फ्लोराइड का क्या रोल होता है। तो फ्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये फ्लोराइड हमें कहाँ मिलता है, ये फ्लोराइड हमारे टूथपेस्ट में होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जिसमें फ्लोराइड नहीं होता है। अच्छा, ये फ्लोराइड हमें चाहिए कितना होता है, बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम, 1 ppm 1 पार्ट पर मिलियन में चाहिए होता है, 1 से 2 पार्ट पर मिलियन में। लेकिन होना चाहिए, इतना होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब अगर आप लोग देखो तो जो टूथपेस्ट हमें मिल रहे हैं, जैसे कुछ यहाँ पे जो ऑर्गेनिक टूथपेस्ट के नाम पे जो टूथपेस्ट सेल होते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक, जैसे स्पेशली पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए नहीं, बट यहाँ पे पतंजलि का जो टूथपेस्ट आता है, ठीक है, वो एक्चुअल में नहीं अच्छा है दांतों के लिए, ठीक है। बहुत सारे घरों में ये बहुत पॉपुलर हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो दांतों के लिए नहीं अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड ही नहीं है। देखिए, अगर आप लोग को ऐसा कुछ टूथपेस्ट लेना भी है तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा चेक करके लो, ठीक है, खुद से आप लोग चेक करके ले सकते हो कि उसमें फ्लोराइड होना चाहिए। फ्लोराइड होना बहुत जरूरी है, ठीक है, दांतों को थोड़ा सा स्ट्रांग रखने के लिए, वरना लॉन्ग टर्म में दांत बहुत कमजोर हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों का देखिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एक बैलेंस डाइट के बारे में, तो देखिए बैलेंस डाइट क्या होती है। एक बैलेंस डाइट हमारी वो डाइट होती है जिसमें सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, बेसिकली जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट देखे, जब ये सभी चीजें किसी डाइट में हमें मिलती हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है, इन द राइट अमाउंट एंड प्रोपोर्शन टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। अब देखिए बैलेंस डाइट के कंपोनेंट क्या होते हैं, यही माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब देखो अगर मान लो एग्जाम में आप लोगों से बैलेंस डाइट के ऊपर क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आप लोग को पहले ये लिखना है, फिर आप लोग को ये लिखना है, फिर आप लोग को क्या करना है, फिर आप लोग को इन दोनों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है। कैसे करोगे, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, बिल्कुल वैसे कर देना है, सिंपल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दे आर ऑलरेडी एक्सप्लेन अबव मतलब कि ऊपर नहीं, मतलब पहले ही एक्सप्लेन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को इसके आगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लोग वो सारी चीजें बना आगे जो है जोड़ के लिख देना, ठीक है, जिनको हम लोगों ने अभी बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो ये हमारे हो जाते हैं बैलेंस डाइट। और बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ डेफिशिएंसी के बारे में जो कि हमारे सिलेबस में दी हुई है। जैसे कि देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फिर आप लोग को पढ़ना है विटामिन डेफिशिएंसी। देखिए विटामिन डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का एक पार्ट है। फिर आप लोग को पढ़ना है मेल न्यूट्रिशन, तो मेल न्यूट्रिशन भी देखा जाए तो इसी का एक पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। और फिर हमें यहाँ पे इसका प्रिवेंशन भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये डिफिशिएंसी क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, और अगर हो जाती है तो हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो अब देखो
अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करें तो ये हमारी कंडीशन होती है जो कि हमारी बॉडी में तब होती है जब बॉडी को इनफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। अच्छा अब देखो एक चीज समझना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं भाई, हमने देखा एक होता है माइक्रो और एक क्या होता है, एक होता है माइक्रो। अच्छा माइक्रो में भी हमने क्या देखा कि मेनली तीन होते हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, है ना, और एक होता है फैट। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि भाई क्या आप लोग की बॉडी में कभी कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो सकती है? नहीं, कभी नहीं होती है। क्या आपकी बॉडी में कभी फैट की डेफिशिएंसी होती है? जनरली देखो गुड फैट की डेफिशिएंसी हो सकती है लेकिन फैट की डेफिशिएंसी नहीं होती है। भाई लोगों की बॉडी में हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें यही दोनों चीजें तो भर भर के मिल रही हैं। जितना तेली, जितना ऑयली खाना खा रहे हो आप लोग को फैट मिल रहा है, जितना ज्यादा आप लोग यहाँ पे ये जो रोटी चावल और बाहर का तला भुना ये सब खा रहे हो उतना आप लोगों को कार्ब मिल रहा है। मिल क्या नहीं रहा है? आप लोग को प्रोटीन नहीं मिल रहा है। यही यही तो है जिसकी डेफिशिएंसी होती है बेसिकली। मतलब ये दोनों तो आप लोग के खाने में मिल ही रहे हैं। किसी भी इंसान को कभी इन दोनों की डेफिशिएंसी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो उसको बेहोशी चक्कर आ जाते हैं। जैसे अब कुछ कुछ लोग जो है गरीबी में क्या होता है कि गरीबी में लोग कैलोरी कम खाते हैं, ठीक है। तो जो कैलोरी ही कम खा रहे हैं उनको क्या हो, देखो इन दोनों की भी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो रही है, आप ये समझो अगर मान लो पूरे के पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बॉडी में है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी को खाना ही नहीं मिल रहा है। और बॉडी को खाना ना मिलने की डेफिशिएंसी को हम लोग बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन बेसिकली देखिए ये भी हमारे सिलेबस में है। तो मैल न्यूट्रिशन में क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन में हमें इन तीनों बेसिकली यहाँ पे इन तीनों की ही डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जनरली इन जनरल क्या होता है, इन जनरल जो आजकल लोगों को जो डेफिशिएंसी है वो किस चीज की है, प्रोटीन की है। और प्रोटीन के अलावा अब देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था विटामिन और इसमें हमने पढ़ा था मिनरल्स। अब देखो आजकल ज्यादातर लोगों को इन दोनों की डेफिशिएंसी भी देखने को मिल जाती है। तो डेफिशिएंसी का मतलब है कि यहाँ पे जो एक्चुअल में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है वो किसकी होती है, वो यहाँ पे इन तीन चीजों की होती है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आर प्रोटीन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके कॉजेज की बात करें कि ये किन किन वजहों से हो सकती है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पे बाहर का खाना खा रहे हो, इधर उधर का खाना खा रहे हो, ठीक है, डाइट को मेजर नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो कि क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, तो वहां पे आप लोग की डाइट में कभी भी ये सारी चीजें होंगी ही नहीं, ठीक है। आप लोग एक बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो आप लोग को जो है इनकी जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी। पॉवर्टी, सिंपल सी बात है, गरीब लोग यहाँ पे अगर कोई गरीब है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अच्छा खाना नहीं अफोर्ड कर सकता। और आजकल आप लोग को पता है हेल्दी खाना महंगा है, ठीक है। बाहर के चाट चाउमीन आप लोग को 15-20 रुपए के भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे फल खाना चाहते हो तो 100 रुपए किलो से नीचे कोई फल मिल नहीं रहा है, जो कि अच्छा है, बाकी 100 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। तो वही चीज़ है कि देखिए आज के दिन में हेल्दी डाइट अफोर्ड करने के लिए भी पैसा होना जरूरी है। इलनेस, देखो बीमारी, अब पता चले आप लोग के पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छा खा रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों को कोई बीमारी लग गई तो वो जो भी खाओगे वो अब जॉब ही नहीं होगा, ठीक है, वो बॉडी में लगेगा ही नहीं। इम्प्रॉपर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आप लोग खा बहुत कुछ रहे हो लेकिन आप लोग की बॉडी का डाइजेशन नहीं अच्छा है, एब्जॉर्प्शन नहीं अच्छा है, तो वो लगेगा ही नहीं। उसके बाद अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और अनहेल्दी मतलब वही कि बाहर का खा रहे हो, इधर उधर का खा रहे हो, ठीक है। तो इन सभी की वजह से क्या होता है, हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। और टाइप्स हमने देख ही लिया, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में, जो कि हमारी सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की डेफिशिएंसी हमें आज के दिन में देखने को मिल जाती है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में, तो यहाँ पे प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे एक बहुत ही एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। अब देखिए हमें पता है, और देखिए इसके प्रोटीन के बारे में बेसिक चीज़ें हमें पता है कि ये हमारा अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। टिश्यू को रिपेयर करने में, मसल को बिल्ड करने में, इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करने में अपना रोल प्ले करता है। प्रोटीन डिफिशियंसी हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी को इनफ प्रोटीन नहीं मिलता है, जो कि बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और बॉडी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी सब प्रोटीन से मिलकर बनी है। और ये एंटीबॉडी वगैरह क्या करती है, हमारी बॉडी के इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद देखिए मेंटेन मसल मास, तो वही चीज़ है कि आप लोग की बॉडी में मसल कब होगा, जब आप लोग की बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। और इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है, सिंपल सी बात है, जितने भी हार्मोन एंजाइम होते हैं सारे हमारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं।
अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी के कॉजेज की बात करें, क्यों हो सकती है प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, क्यों होगी? जब आप लोग यहाँ पे प्रोटीन रिच फूड नहीं लोगे, है ना, पुअर इनटेक ऑफ प्रोटीन रिच फूड, उसके बाद पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, है ना, अगर गरीबी है या फिर जो है आप लोग के खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, और उसके बाद क्रॉनिक इलनेस, अगर मान लो बहुत आप लोग को कोई बहुत ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसमें आप लोग का एब्जॉर्प्शन नहीं अच्छा है, तो वहाँ पे भी प्रोटीन आप लोग खाओगे भी तो बॉडी में लगेगा नहीं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है ना, डाइजेशन नहीं अच्छे से हो रहा है। और यहाँ पे जैसे कभी कभी क्या होता है कि बचपन में और प्रेगनेंसी के दौरान जो है प्रोटीन की जो है रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब अगर इन दोनों टाइम में प्रोटीन नहीं मिलेगा बॉडी को, तो बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात करें, तो देखो मेजर जो है 2 टाइप की प्रोटीन डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, और ये दोनों जनरली जो है चाइल्डहुड में ज़्यादा देखने को मिलती है। एक होती है क्वासिरकर, ठीक है, और एक होती है मैरास्मस, ठीक है। तो एक होती है क्वाशियोरकोर, ठीक है, तो इसको क्वाशियोरकोर को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों को अगर आप लोग समझो, तो क्वाशियोरकोर और मैरास्मस दोनों में ही अगर आप लोग कंडीशन देखो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। अब देखो दोनों में ही क्या है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा जो है बच्चे जो है, बच्चों में ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। देखो प्रोटीन डेफिशिएंसी तो पूरे इंडिया में है, लेकिन जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, वो ये दोनों होती हैं। अब ये दोनों में देखो जो इंसान है वो कुछ ऐसा दिखने लगता है। क्वाशियोरकोर में क्या होता है, देखो दोनों में ही हड्डियां दिखने लगती हैं, मसल मास बहुत कम हो जाता है। लेकिन क्वाशियोरकोर में जो बेली है, मतलब जो पेट है, उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, ये होता है क्वाशियोरकोर। और मैरास्मस में क्या होता है कि पूरा का पूरा पूरी बॉडी ही पतली हो जाती है, ठीक है, मतलब पूरी बॉडी में सिर्फ यहाँ पे हड्डियां दिख रही होती हैं। तो ये दोनों कंडीशन हो जाती है। तो देखिए क्वाशियोरकोर की बात करते हैं हमारा सीवियर, जब बहुत ज्यादा प्रोटीन का लैक हो जाता है तब हमें देखने को मिलता है। चिल्ड्रंस में देखो देखने को मिलता है। सिम्टम्स में क्या क्या होता है, स्वॉलन बेली, ठीक है, देखिए बेली यानी कि जो पेट है, ठीक है, वो फूल जाता है, एडेमा हो जाता है। हेयर डिस्कलरेशन, ठीक है, बाल यहाँ पे देखिए, बाल यहाँ पे इसके जो है क्या है, डिस्कलर्ड हो गए। उसके बाद यहाँ पे स्किन चेंजेस। अब यहाँ पे स्किन कैसी हो जाती है, जैसे स्किन में सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। जैसे मान लो आप लोग की नॉर्मल स्किन कलर है, ठीक है, वहां पे कुछ बीच बीच में सफेद धब्बे पड़ गए, सफेद दाग ऐसे पड़ गए, वो हो जाता है। और वीकनेस और इरिटेबिलिटी, ठीक है, सिंपल सी बात है, वीकनेस हमें देखने को मिलती है, इरिटेट हो जाता है पर्सन बहुत ज्यादा। मैरास्मस की बात करें तो ये हमारा जो भी, ये हमारा प्रोटीन और कैलोरी, मतलब ये देखो ये तब होता है जब बॉडी में बहुत ज्यादा कह सकते हो कुछ मिल ही नहीं रहा है बॉडी को, ठीक है, मतलब वो बेचारा खाना ही नहीं खा पा रहा है, तब हमारा होता है मैरास्मस। और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सीवियर वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, बहुत पतली बॉडी हो जाती है। देखिए ये मैरास्मस होता है, इसमें बहुत पतला हो जाता है बच्चा। नो फैट, मतलब बिल्कुल भी फैट दिखता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां दिख रही होती हैं, और ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है, और बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। तो ये हो जाती है हमारे यहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब देखो कैसे हम लोग यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, प्रिवेंशन ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो देखिए सबसे पहला मेजर होता है बैलेंस डाइट। भाई देखिए हमें अपनी जो है डाइट को बैलेंस रखना है, हमें अपनी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करनी है जिसमें प्रोटीन होता है, जैसे कि पल्सेज, यानी कि जैसे दाल हो गया, बीन्स हो गए, ठीक है, जैसे सोयाबीन वगैरह हो गया, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट हो गए, एग, फिश और यहाँ पे मीट हो गया, ठीक है, और सोयाबीन और नट्स हो गए। तो ये सारे हमारे ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हमें प्रोटीन जो है देखने को मिल जाता है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन की बात करें, अब देखो जैसे कुछ कुछ लोग के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें खाना क्या है, ठीक है, और किन किन चीजों में प्रोटीन होता है, या फिर जैसे मान लो जिनके पास पैसा नहीं भी है, ठीक है, तो उनको कैसे वो भी कैसे अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मान लो बहुत पैसा नहीं भी है, तो बहुत सारे हमारे चीप प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, ठीक है, चीप, यहाँ पे चीप होगा, ठीक है, ACHEAP। तो चीप प्रोटीन सोर्स मतलब कि जो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, जैसे कि सोयाबीन भाई बहुत सस्ता मिलता है, ग्राउंडनट, मूंगफली बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पे उसमें भी प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। और लेंटिल्स का मतलब वही हमारी जो दालें होती हैं अलग अलग टाइप की, उनमें भी हमें प्रोटीन मिलता है, और दालें भी कंपेरेटिवली सस्ती देखने को मिल जाती हैं। अब चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भाई देखिए जो बच्चा है, ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड एज में ही हमें बच्चे को प्रोटीन रिच फूड देने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बच्चों को चॉकलेट खिला रहे हैं, बाहर का चिप्स और पता नहीं किन किन चीज़ों की आदत डाल रहे हैं, जबकि उन्हें क्या देना चाहिए, उन्हें दूध, दही और प्रोटीन रिच फूड देने चाहिए, क्योंकि बचपन से ही जो ग्रोथ मिलती है वो बड़े होके कभी नहीं मिल सकती। आप बड़े होके पैसा कमा के अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड भी कर सकते हो, लेकिन जो बचपन में ही कमी हो गई उसको कैसे पूरा करोगे। तो वही चीज़ है कि प्रॉपर देखो, सबसे पहले तो बच्चा पैदा होने के 6 महीने तक प्रॉपर जो है मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, है ना। और उसके बाद उसके बाद 6 महीने बाद भी उसको यहाँ पे जो सॉफ्ट, मतलब थोड़े से सॉफ्ट प्रोटीन रिच फूड होते हैं, जैसे कि खिचड़ी हो गई, ठीक है, मैश दाल हो गई, दाल को मैश करके दे दिया एकदम, है ना, पाउडर बना के। और उसके बाद कर्ड मतलब दही हो गया। ये सारी चीजें क्या होते हैं, प्रोटीन के बहुत ही सॉफ्ट जो है सॉफ्ट प्रोटीन रिच फूड होते हैं, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और बच्चे को प्रोटीन भी मिल जाता है। और ये अर्ली मैल न्यूट्रिशन से बचाते हैं, ठीक है, मतलब कि बचपन से ही, क्योंकि देखो मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, बचपन से ही होता है ज्यादातर।
अभी मैल न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे तो आप लोग समझोगे। बाकी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम की बात करें तो गवर्नमेंट भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, जैसे कि मिड डे मील हो गया, है ना, जो स्कूलों में खाना मिलता है। और उसके बाद ICDS हमारा होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है कि मदर और जो बच्चा होता है, ठीक है, तो उन दोनों को ही थोड़ा सा प्रोटीन रिच फूड प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बात करी अपने प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में, उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो भी देखा। अब हम लोग बात करते हैं मिनरल डेफिशिएंसी के बारे में। तो मिनरल डेफिशिएंसी इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को जब जो है जरूरी अमाउंट में मिनरल नहीं मिलते हैं, जो कि हमारे बोन फॉर्मेशन, ब्लड प्रोडक्शन, नर्व फंक्शन, इन सभी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तब हम लोग यहाँ पे मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, जिंक, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। तो ये सारे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल हो जाते हैं जिनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है उन सभी को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इसके कॉजेस की बात करें तो भाई क्यों हो सकती है मिनरल डेफिशिएंसी, भी सेम बात है, आप लोगों की डाइट अनबैलेंस है ना, वैरायटी। अब देखो, जैसे एक ही जैसा फूड अगर आप लोग बार बार खाओगे तो आप लोग की बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि हर मिनरल हर फूड में नहीं होता है ना, अलग अलग तरह के फूड हमें ऐड करने पड़ते हैं। उसके बाद पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन, तो वही चीज़ है कि अगर गरीबी है तो आप लोग कैसे ऐड करोगे। उसके बाद पुअर एब्जॉर्प्शन, तो अगर आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ खा भी रहे हो लेकिन अगर वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, कोई इंटेस्टाइनल डिजीज है आप लोगों को, तो भी यहाँ पे मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसके बाद इंक्रीज नीड हो गया, तो वही चीज़ है, प्रेगनेंसी ग्रोथ, यानी कि बचपन के टाइम में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा नीड होती है। और एक्सेस लॉस, अब पता चला आप लोग खा भी रहे हो बहुत ज़्यादा लेकिन आप लोग को डायरिया हो गया है, स्वेटिंग में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे मिनरल्स जो है लॉस हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉजेज हो सकते हैं। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कॉमन डेफिशिएंसीज के बारे में, तो देखिए ज्यादातर, जैसे हर मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन कौन कौन से वो मिनरल है जिनकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन देखने को मिलती है। तो सबसे पहला आता है आयरन डेफिशिएंसी। अब आयरन डेफिशिएंसी आपने बहुत सुन रखा होगा और इसका सबसे मेजर सिम्टम होता है एनीमिया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी जब भी होती है तो एनीमिया हो जाता है, जो कि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होती है। फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, ठीक है। और कैल्शियम डेफिशिएंसी की बात करें तो कैल्शियम हमारा बोन्स और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि हमारी बोन्स बहुत ही वीक हो जाती हैं और हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल जाता है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है, बोन का ब्रेकडाउन हो जाता है, बोन बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। जिंक डेफिशिएंसी की बात करें तो जिंक भी हमारा बहुत जरूरी, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए हमारा बहुत जरूरी होता है, और अगर जिंक हमारी बॉडी में नहीं है तो हमारे हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। स्लो, हमारी जो घाव की हीलिंग है, वोंड हीलिंग है, बहुत स्लो हो सकती है, और इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी। एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की बात करें तो मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को अपना रोल प्ले करता है, और उसकी डेफिशिएंसी हमें फैटीग, वीकनेस और पुअर एपेटाइट, ठीक है, भूख नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए ये हमारे कुछ कॉमन जो है मिनरल्स है जिनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिवेंशन की बात करें तो देखिए प्रिवेंशन मतलब कैसे हम लोग यहाँ पे इन डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। तो सबसे पहला, सबसे बेस्ट तरीका है बैलेंस डाइट, ठीक है। आप लोग ऐसी डाइट लो जिसमें सारे जरूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट आप लोग को मिले, ठीक है। हमें अलग अलग तरह के खाने जो है डेली हमें अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए, और जो मिनरल रिच हो, जैसे आयरन का सोर्स क्या होता है, जैगरी, थोड़ा सा गुड़ लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। दालों में भी हमें आयरन देखना, और ग्रीन, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, लीफी, जहाँ पे पत्ते देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पिनच, पालक हो गया, ठीक है, तो इन सब में आप लोग को आयरन देखने को मिल जाता है। कैल्शियम, तो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, मिल्क, सिंपल सी बात है, मिल्क, कर्ड, चीज, मिल्क प्रोडक्ट हो गए। आयोडीन, तो आयोडीन का सबसे बेस्ट सोर्स है आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिंक, तो जिंक का सबसे बेस्ट सोर्स होता है नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, इन सब में आप लोग को जिंक देखने को मिल जाता है। अब प्रॉपर कुकिंग मेथड, अब देखो ये भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर खाने को बहुत ज्यादा ओवर कुक कर दो ना, तो ओवर कुक करने में भी बहुत सारे मिनरल्स का लॉस हो जाता है। तो और अगर खाने को बहुत ज्यादा रगड़ के धुल दो, ठीक है, वॉश वेजिटेबल्स प्रॉपरली बट नॉट एक्सेसिवली, यानी कि हमें खाने को धुलना, तो भाई देखो सब्जियां धुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं धुलोगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह उसमें लगे रहते हैं, लेकिन इतना भी ना धुलो कि फिर उसमें जो है उनके जो मिनरल्स है वही लॉस हो जाए, है ना। सप्लीमेंटेशन, अब देखो यहाँ पे स्पेशली जैसे वेजिटेरियन लोगों को कुछ कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको यहाँ पे नहीं मिल पाता है। और देखिए नॉन वेजिटेरियंस को भी यहाँ पे, देखो आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, देखो इंडिया में नॉन वेजिटेरियंस भी वेजिटेरियंस ही होते हैं क्या, डेली कौन ही जो है मीट वगैरह ले रहा होता है। तो वही चीज़ है कि आप लोग को जो है थोड़ा सा अपनी डाइट को ध्यान रखना चाहिए। और कैल्शियम और विटामिन टैबलेट्स आप लोग यहाँ पे, मल्टीविटामिन टैबलेट्स आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एटलीस्ट मल्टीविटामिन टैबलेट्स तो यहाँ पे होनी ही चाहिए लोगों में, ठीक है। क्योंकि अब जैसे विटामिन डेफिशिएंसी की बात करो तो देखिए विटामिन डेफिशिएंसी भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो विटामिन डेफिशिएंसी अकर्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शंस। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, वही पुअर
एंड बैलेंस डाइट, लैक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मतलब ऐसे खाने ना हो आपकी डाइट में जिनमें विटामिन होते हैं, ओवर कुकिंग है ना, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, डिजीज ऐसी चीज ऐसी बीमारियां जिससे आप लोग की बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही ना हो, और यहाँ पे इंक्रीज नीड। तो ये सारे हमारे विटामिन डेफिशिएंसी के कॉजेस हो जाते हैं। बाकी अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे चार्ट से समझेंगे कि हमारी कौन कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, मतलब कौन कौन से विटामिन है, इनके क्या क्या फंक्शन है, इनकी वजह से क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, और कैसे हम लोग यहाँ पे इससे बच सकते हैं। ठीक है, इन सभी को एक चार्ट में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे विटामिन डेफिशिएंसीज और उनके प्रिवेंशन के बारे में, तो अब देखिए हमने देखा कि हमारी बॉडी में दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? एडेक, एडेक मतलब ADEK, ADEK हमारे क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब B1, B2, B3, B6, B12, ये सारे हमारे जो है, ये सारे जो विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो अब देखते हैं इन सभी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, कैसे हम लोग यहाँ पे उनसे बच सकते हैं। विटामिन ए, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है विजन, हेल्दी स्किन और इम्यूनिटी का। अब इसकी डेफिशिएंसी से देखो क्या क्या होता है। इसका फंक्शन क्या है? विजन, तो डेफिशिएंसी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ड्राई आइज, ठीक है, आंखें बहुत सूखी सूखी लगेंगी। और यहाँ पे इसका प्रिवेंशन हम लोग कैसे बचा सकते हैं? देखो आप लोग यहाँ पे कैरेट सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, विटामिन ए सप्लीमेंट भी ले सकते हो, ये हमारे विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। विटामिन B1 की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे थायामीन के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, नर्व फंक्शन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी में देखो क्या होता है, बेरी में जो हमारा नर्व और हार्ट फंक्शन है वो दोनों जो है वो दोनों ही खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा नमनेस फील होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी बेरी में हो जाती हैं। अब इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? हम लोग यहाँ पे होल ग्रेन्स ले सकते हैं, पल्सेज, दालें, नट्स, बैलेंस डाइट, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन B2 की बात करें उसको हम लोग यहाँ पे राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, स्किन और नर्व हेल्थ में अपना रोल प्ले करता है। अब इसकी कमी से हमें क्या क्या हो सकता है? इसकी कमी से हमें यहाँ पे डर्मेटाइटिस मतलब स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी हो सकती है। प्रिवेंशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो है मीट, फिश, सेरेल्स, ग्राउंडनट्स, ठीक है, मूंगफली वगैरह, ठीक है, इन सबसे हम लोग यहाँ पे विटामिन B3 ले सकते हैं। विटामिन B6 की बात करें तो हमारा इसको हम लोग यहाँ पे पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, ब्रेन फंक्शन। और यहाँ पे इसकी कमी से भी हमारा जो है एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नर्व इशू में भी मतलब नर्व फंक्शन में भी हमारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अब ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमें बनाना, नट्स, होल ग्रेन्स, इन सब में देखने को मिलता है। विटामिन B12 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे कोबालामिन के नाम से जानते हैं। ये हमारी रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में डायरेक्टली अपना रोल प्ले करता है, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है। और यहाँ पे ये नर्व हेल्थ में भी अपना रोल प्ले करता है। इसकी कमी से देखो डायरेक्टली सिंपल सी बात है, अगर इसकी कमी होगी तो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में कमी होगी, RBC हमारी बॉडी में कम हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। और ये हमें कहाँ मिलता है? मिल्क, एग्स, मीट्स, और इसकी हमें सप्लीमेंट लेने की बहुत जरूरत होती है, स्पेशली वेज के लिए, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों में इसकी कमी हो ही जाती है। विटामिन सी की बात करें तो ये हमारा सबसे सिंपल विटामिन है, जो कि हमारे बहुत सारे सिट्रस फ्रूट, आंवला, वेजिटेबल्स में मिल जाता है। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन को कम करता है। ऑक्सीडेशन मतलब फ्री रेडिकल्स के डैमेज से हमें बचाता है। यानी कि देखो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो आप लोग की एजिंग थोड़ा स्लो हो जाएगी, ठीक है, आप लोग जवान दिखोगे ज्यादा लंबे समय तक। स्कर्वी मतलब इसकी कमी से जनरली क्या होता है? हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, गम से। विटामिन डी की बात करें तो ये हमारा बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करता है, बोन्स को स्ट्रांग रखता है। और इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, देखो इन दोनों का ही मतलब है बोन्स का कमजोर हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना। रिकेट्स मेनली बच्चों में होता है, ऑस्टियोमेलेसिया मेनली जो है एडल्ट्स में देखने को मिलता है। और विटामिन डी का सोर्स क्या होता है? सनलाइट, सबसे बेस्ट सोर्स, ठीक है, आप सनलाइट लो, और सनलाइट नहीं तो थोड़ा बहुत मिल्क में मिल जाता है, वरना आप लोग को विटामिन डी के सप्लीमेंट ऐड करने की बहुत जरूरत हो जाती है। विटामिन ई की बात करो तो ये हमें जो है मेनली जो है एंटीऑक्सीडेंट और हमारी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसकी कमी से मसल वीकनेस हो जाती है, जो कि थोड़ा सा रेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमें नट, सीड्स और वेजिटेबल ऑयल्स में देखने को मिल जाता है। विटामिन के की बात करें तो ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करता है। और अगर ये हमारी बॉडी में नहीं रहा तो जब भी आप लोग को चोट लगेगी, आप लोगों का खून बहना नहीं रुकेगा, और यहाँ पे अपने आप भी नाक से, कानों से खून आ जाना, ये इसके जो है सिम्टम्स हो जाते हैं। और यहाँ पे इसको हम लोग जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हमें विटामिन के देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया अपने विटामिन डेफिशिएंसीज को, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइनली अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है मैल न्यूट्रिशन।
अब बात करें हम लोग यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन के बारे में, तो देखिए ये हमारी बॉडी की एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है। मतलब देखो, अब प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने से क्या होता है कि या तो बहुत कम और या तो बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा में क्या हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी? देखो, बहुत ज्यादा मिलने का मतलब है आप लोग को गंदी गंदी चीजें बहुत ज्यादा मिल रही है, यानी कि आप लोग की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जा रहा है, फैट बहुत ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आप लोग मोटे हो जाते हो, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशन को हम लोग यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। बाकी जनरली तो अंडर न्यूट्रिशन ही हमारा मेल न्यूट्रिशन कहलाता है। तो देखो, अब हालांकि दो टाइप होते हैं इसके, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब आप लोग को कुछ भी ढंग से नहीं मिल रहा है, कुछ भी। ठीक है, मतलब आप लोग की डाइट में कैलोरी की ही कमी हो जा रही है। तो इसी का एग्जांपल होता है क्वाशियोरकोर और मैरास्मस, जो कि हम लोगों ने देखा। भाई सिंपल सी बात है, जब दोनों ही कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ना फैट मिल रहा है, ना प्रोटीन मिल रहा है, तो आप लोग बहुत ज्यादा मतलब पतले हो जाओगे, हड्डियां दिखने लगेंगी। और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप लोग को बॉडी में कुछ ज्यादा ही मिल रहा है, और मेनली क्या, ज्यादा में प्रोटीन कभी ज्यादा मिल नहीं पाएगा। भाई प्रोटीन रिच फूड तो हम लोग खाएंगे नहीं, ज्यादा क्या मिलेगा, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ओबेसिटी, लाइफ स्टाइल डिजीजेस। ठीक है, ओबेसिटी मतलब मोटापा। अब कॉजेस, इसके कॉजेस क्या क्या हो जाते हैं, तो पुअर और अनबैलेंस्ड डाइट हो गया, पॉवर्टी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज, डिजीज अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, पुअर हाइजीन, इन्फेक्शन, ये सारे हमारे इसके जो है कारण हो जाते हैं, कॉजेज हो जाते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, अगर मेल न्यूट्रिशन है आप लोगों को, ठीक है, तो मेल न्यूट्रिशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा वीकनेस होगी, थकावट होगी, फटीग होगा, वेट लॉस होगा, एक्सेस वेट लॉस होगा, है ना, और यहाँ पे, और या फिर एक्सेसिव वेट होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर अंडर न्यूट्रिशन है तो वेट लॉस होगा, अगर ओवर न्यूट्रिशन है तो मोटापा होगा, वेट बढ़ेगा। पुअर ग्रोथ, है ना, ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, आप लोग बार बार बीमार हो गए, इम्यूनिटी बहुत लो हो जाएगी। अब प्रिवेंशन कैसे हम लोग बच सकते हैं, सिंपल, बैलेंस डाइट, है ना, हम लोग यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड ले, जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स और वाइटामिन, सभी सारी चीजें मिले। ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो बच्चा 6 मंथ का रहे तब तक उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करें, और उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे उसको ऐसी चीजें दें जिसमें प्रोटीन रिच फूड्स हो। न्यूट्रिशनल एजुकेशन, तो हम लोग यहाँ पे लोगों को अवेयर करें हेल्दी और अफोर्डेबल फूड चॉइसेस के ऊपर, है ना। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग तो अच्छा खाना खा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो कि प्रोटीन रिच होते हैं, विटामिन और मिनरल रिच होते हैं, लेकिन सस्ते भी होते हैं। जैसे आप लोग मूंगफली ले लो, सोयाबीन ले लो, है ना, दालें ले लो, चावल हो गया, तो इन सभी में, मतलब चावल में चलो कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, बट वही बात है कि अब चलो किसी को मेल न्यूट्रिशन है तो भाई वो चावल ही खा ले। और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम की बात करें तो मिड डे मील हो गया, आईसीडीएस हमने ऑलरेडी पढ़ा था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, है ना, तो ये सारे हमारे हो गए। उसके बाद हाइजीन एंड सैनिटेशन, तो यहाँ पे हाइजीन मतलब क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे अपने आप को साफ सुथरा रखो, अपने आसपास का माहौल साफ सुथरा रखो, है ना, क्लीन वाटर लो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखो ताकि इन्फेक्शन ना फैले। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, हाइजीन एंड हेल्थ, मतलब नेक्स्ट नहीं 4th चैप्टर होगा, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और फूड फोर्टिफिकेशन, देखो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि हम लोग जो नॉर्मल खाना है उसमें ही न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, जैसे आयोडाइज सॉल्ट। जैसे आयोडाइज सॉल्ट में हम लोग क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे नमक में ही आयोडीन को ऐड कर देते हैं, उसी तरीके से और भी खानों में हम लोग जो है जनरली जो है न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। और कंट्रोल ऑफ डिजीज, तो कंट्रोल ऑफ डिजीज का मतलब है कि भाई हम लोग यहाँ पे कोई बीमारी अगर फैल रही है तो हम लोग यहाँ पे पहले से ही वैक्सीनेशन और उसको ट्रीट करने के लिए जो है दवाओं का यहाँ पे कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो ये हमारा हो जाता है मेल न्यूट्रिशन, उसका प्रिवेंशन। और यहाँ पे देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कवर हो जाता है, जो कि यहाँ पे इसका यूनिट 1 का सबसे लेंथी चैप्टर था। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है सोशियोलॉजी एंड हेल्थ, एंड फिर बात करेंगे हाइजीन एंड हेल्थ। ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच।